हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रब्बानी बट आज आपके लिए वीडियो जो लाया हूँ वो पार्ट्स पे लाया हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं। इससे पहले मैं आपको पॉलिटिकल में शेड्यूल्स भी करवा चुका हूँ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी करवा चुका हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी पॉलिटिकल साइंस नहीं आती, अगर आप या फिर आप एवरेज हो, अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से करोगे, आप शेड्यूल्स पार्ट्स, तो आपकी पॉलिटिकल साइंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन जाएगा आपका। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 22 पार्ट है। अगर एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो 25 है। वो कैसे है? क्योंकि हमने कुछ एक पार्ट्स जो है अडॉप्ट करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद, और एक हमने एक ऐसा पार्ट है, वो पार्ट 7 है, जो हमने डिलीट करा था 19 और सेवेंथ अमेंडमेंट 1956 में करा था। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं पार्ट फर्स्ट की, तो पार्ट फर्स्ट जो वो डील करता है टेरिटरी ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, अल्टरनेशन। अगर आपको किसी भी स्टेट की बाउंड्री कम करनी है, बढ़ानी है, दो स्टेट्स को एक करना है या एक स्टेट को दो करना है, जैसा कि अभी यूटी में हुआ था, दो यूटीज मर्ज करी हैं, दादरा एंड नगर हवेली और दूसरी जो है दमन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज करा गया था। 26 नवंबर को ये फॉर्मेशन हुई थी, जब दोनों यूटीज को एक बनाया गया था। और एक स्टेट से दो भी बना सकते हो आप। 2014 में तेलंगाना बनाया गया था आंध्र प्रदेश से। तो ये सब जो है पार्ट फर्स्ट से ही होता है। अगर मैं बात करूं, अगर आप इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सिटीजन्स भी होगे इंडिया के। तो सेकंड पार्ट यही कहता है कि आप सिटीजन हो इंडिया के। अगर आप इंडिया में रह रहे हो, सिटीजन हो, तो आपके कुछ एक राइट्स भी होंगे। तो थर्ड पार्ट जो बात करता है वो यही करता है कि आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने हैं ये मैं बाद में डिटेल में जाऊंगा। तो पार्ट फोर्थ पे आता हूँ। तो अगर आप इंडिया में रह रहे हो, सिटीजन हो, आपके कुछ एक राइट्स हैं, तो आपके लिए कुछ एक पॉलिसीज भी होंगी, जिन्हें हम डीपीएसपीज कहते हैं। पार्ट फोर ये है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज होती हैं। तो उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ, इतना सब कुछ है, तो आपके कुछ आपके देश के लिए कर्तव्य होंगे, ड्यूटीज होंगी। तो फोर्थ ए है, फिर फोर्थ ए पार्ट है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ज़्यादा मैं वक्त ज़ाया ना करते हुए कुछ एक चीज़ें लिख करके बताता हूँ। तो दोबारा से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो अच्छे से करेंगे आप। Sure. तो दोस्तों, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं वो 22 हैं। अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स की, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है हमारी वो 25 है। रुक। अब अगर मैं बात करूँ पार्ट फर्स्ट की, पार्ट फर्स्ट जो कहता है वो कहता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया डील्स विद टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। और इसके में कुछ एक आर्टिकल्स भी होता है इनके साथ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये आप समझ लो। अब आप देखो, इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हो, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सेकंड, आप इंडिया में रह रहे हो तो आप पक्का सिटीजन्स तो होंगे, तभी तो आप इधर रह रहे हो। सिटीजन्स, सिटीजनशिप, आपके पास सिटीजनशिप होगी। थर्ड, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, आप इंडिया की आपके पास सिटीजनशिप है, तो आपके कुछ राइट्स भी होंगे, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? वो 6 हैं, पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट करा गया था। ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बाद में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर जो भी होएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं पार्ट फोर्थ की, तो आपके लिए कुछ एक पॉलिसीज भी तो होंगी, डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। अब आपके कुछ राइट, सिटीजनशिप है आपके पास, इंडिया में रह रहे हो, राइट्स है आपके, तो आपके लिए पॉलिसीज भी तो लाएंगे। तो अगर मैं बात करूं फिर ए फोर्थ ए पार्ट जो है इसका, वो डील करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये हमने ऐड करी थी, ये ज़रूरी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड करी थी। ये ऐड करी थी 42nd अमेंडमेंट 1976। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका एक आर्टिकल है वो आपको याद रखना है, 51st ए। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से अडॉप्ट करी, बोरो करी थी? ये हमने बोरो करी थी यूएसएसआर, यानी कि रशिया से हमने बोरो करी थी। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर मैं बात करूँ फिफ्थ पार्ट की, ये डील करता है, डील्स विद यूनियन गवर्नमेंट, मोदी जी के साथ डील करता है, उनकी जो भी कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, उन सब के साथ ये डील करता है। अगर अब मैं बात करूं पार्ट सिक्स की,
तो ये डील करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, डील्स विद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इनके साथ आर्टिकल्स भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर मैं अभी कर दूंगा तो शायद आपको बोरिंग सा लगे। तो सेवेंथ अगर मैं बात करूं, सेवेंथ आता है हमारे पास, ये भी डील करता था स्टेट के साथ, डील्स विद स्टेट बट इट वॉज डिलीटेड, डील्स विद स्टेट बट इट वॉज डिलीटेड। ये जो सेवेंथ पार्ट है ये डिलीट करा गया था। कब करा गया था, ये क्वेश्चन जरूरी है। सेवेंथ अमेंडमेंट 1956, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लो, लिख लो, चाहे जो भी करना है आपको। ये डील करता था स्टेट के साथ, जिसे कि डिलीट कर दिया गया था सेवेंथ अमेंडमेंट 1956 में। अब अगर मैं बात करूं पार्ट 8 की, तो आठवां जो पार्ट है वो डील करता है यूनियन एंड टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इस जिक्र करता है ये। और इसके बाद इम्पोर्टेंट है नाइन्थ पार्ट। अगर मैं बात करूं नाइन्थ पार्ट की, तो नाइन्थ पार्ट में आता है हमारा पंचायत सिस्टम, पंचायत सिस्टम। अब देखो ना कि ये पहले 22 थे, तो ये हमने अडॉप्ट कर लिया, 23rd बन गया। तो अब ये नाइन्थ जो हमने अडॉप्ट करा था, ये आपको मैं शेड्यूल्स में बता चुका हूँ कि 73rd अमेंडमेंट 1992 में इसे अडॉप्ट करा था। इसके अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स, तो इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 29 है। अगर आप हायर एग्जाम कर रहे हो, सिविल वगैरह, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो मेंस के लिए अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको इन 29 सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि पंचायत एक्चुअली में क्या काम करती है। अगर अब बात करूं मैं नाइन्थ ए की, नाइन्थ ए जो डील करता है वो म्यूनसिपैलिटी के साथ करता है। एक चीज आप देखोगे, जिधर शेड्यूल में भी जाओगे या फिर आप इधर पार्ट्स में देखोगे, पहले पंचायत आ रही है फिर म्यूनसिपैलिटी आ रही है। म्यूनसिपैलिटी जो आई थी वो 74th अमेंडमेंट सेम ईयर 1992 में आई थी। और इसके बारे में सिर्फ आपको एक और चीज़ है जो याद रखनी है, इसके कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो इसके सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 18 सब्जेक्ट्स हैं इसके, 18 सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर मैं बात करूँ नाइन्थ बी आ रहा है, ये कब अडॉप्ट करा था और ये किस चीज़ के बारे में, तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सोसाइटीज़ फॉर्मेशन। ये कहता है कि आपको फॉर्मेशन करनी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो ये कब ऐड करा गया था, ज़रूरी तो ये है कि ये कब ऐड करा था, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कोई भी एग्जाम हो। इट वॉज एडेड इन 97th अमेंडमेंट 2011, 2011 में इसे ऐड करा गया था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये है ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आगे डीपीएसपी कराऊंगा, वहाँ पे कुछ एक आर्टिकल्स आएंगे, तो उनमें से आपको ये याद रखना है 43rd आर्टिकल का बी पार्ट है, उसमें इस चीज़ का जिक्र है, कोऑपरेटिव फॉर्मेशन का। तो ये कब ऐड करी गई थी आप नोट डाउन कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं टेंथ शेड्यूल, सॉरी टेंथ पार्ट की, तो टेंथ पार्ट हमारा जो डील करता है वो करता है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के साथ, ये डील करता है। अब अगर मैं 11th पार्ट की बात करूं, अब आप मैक्सिमम मेरा जो वीडियोस देखते हैं वो चंडीगढ़ के होते हैं, हरियाणा पंजाब के, या मेरे ब्राइट के दोस्त जो भी। तो चलो अब सेक्टर वाइज मैं आपको एक ट्रिक से याद करवा देता हूँ। तो आपको ये रखना है याद कि आप मोस्टली स्टेट के हो, जितना भी वीडियोस देखते हो आप, और अब प्रिपरेशन करने के लिए चंडीगढ़ जाते हो, दिल्ली जाते हो, तो आप स्टेट के रहने वाले होते हो और आप यूटी में जा कर के रहते हो, प्रिपरेशंस करते हो। तो ये चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये डील करता है या रिलेशन बिटवीन, 11th शेड्यूल जो बताता है इट इज़ रिलेशन बिटवीन स्टेट, आप स्टेट के और कहाँ पे रह रहे हो, यूटीज़ में। तो ये यही है कि रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूटी। 12 सेक्टर की बात करते हैं हम, चंडीगढ़ में 12 सेक्टर है। 12 सेक्टर में क्या है, पीजीआई है। पीजीआई में सबसे ज़्यादा क्या लगता है, कहीं भी इलाज कराओगे पैसा तो लगता है, तो फाइनेंस। 13 सेक्टर चंडीगढ़ में है नहीं, लेकिन अगर होता भी तो हम वहाँ जाके क्या करते, ट्रेड करते। सेक्टर 14, आप यूनिवर्सिटी में अगर जाओगे तो बच्चे वहाँ पे लाइब्रेरीज में देखोगे तो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग।
यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पार्ट 14 कहता है कि वहाँ पे अगर आप जाओगे सेक्टर 14 में तो बच्चे यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। और एक और पार्ट जो 25th बनेगा वो है 14th का ए पार्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। अब ज़रूरी है कब ऐड करा था? इट वॉज एडेड इन 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसे ऐड किया गया था। ये हमें पता होना चाहिए कि ये कब ऐड करा गया था। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ 15th, भाई 15 सेक्टर में जाओगे तो वहाँ पे लोग ना यूनिवर्सिटी भी साथ में ही लगती है, तो इलेक्शंस का बहुत माहौल बन रहा होता है, तो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। अगर बात करें फिर सेक्टर 16 या पार्ट 16 जो भी आप कर सकते हो हॉस्पिटल 16 सेक्टर में, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ना एससी और एसटी लोग पड़े होते हैं। मोस्ट ओवर जो साथ में कुछ और एंग्लो इंडियंस भी होते हैं वो भी रहते हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई है। रिप्रेजेंटेशन आर्टिकल 7 सॉरी पार्ट 17 की बात करूँ तो सेक्टर 17 चंडीगढ़ की जान है। तो ऑफिशियल ही वो सेक्टर है, ऑफिशियली क्योंकि ऑफिशियल काम होते हैं उधर। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस 18 सेक्टर की अगर मैं बात करूँ ना 17 के मध्य मार्ग पे ट्रैफिक बहुत होता है, तो 18 सेक्टर पे ना इमरजेंसी लगी रहती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, इमरजेंसी लगी रहती है। अगर 18 सेक्टर में इमरजेंसी लगी तो 19 सेक्टर में कुछ ना कुछ तो हुआ ही होएगा, क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल्स आकर के बैठे हैं। 19 सेक्टर में क्रिमिनल्स आकर के बैठे हैं। अब क्रिमिनल्स भी क्यों आकर के बैठे हैं वहाँ पे? शेड्यूल सॉरी हाँ पार्ट 20 की अगर मैं बात करूँ 20th, क्योंकि वहाँ पे लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी अमेंड करे जा रहे हैं, तो उनका काम ही यही है अमेंडमेंट करना। पार्टिकल सॉरी पार्ट 20th की अमेंडमेंट करना। तो अमेंडमेंट के बारे में आपको कुछ एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो हमने अमेंडमेंट है कहाँ से बोरो करी है। ये हमने करी है साउथ अफ्रीका से। अमेंडमेंट करना, तो अमेंडमेंट आप कुछ भी कर सकते हो। वही अगेन 1973 केशवानंदा भारती केस वर्सेस केरला गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, तो आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो डिस्कशन करके, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी रिमूव नहीं कर सकते हो, हटा कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपसी सहमति से आप इसमें ऐड बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये हमने साउथ अफ्रीका से ऐड करा था आर्टिकल 368 के अंडर। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 368, आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ 20 लोग, मैं दोस्तों बात करूँ पार्ट 21 या फिर सेक्टर, उन लोगों के पास ना स्पेशल स्टेटस है। स्पेशल स्टेटस विजिबल, हाँ। स्पेशल स्टेटस से आपके मन में मोर ओवर आप यही सोचोगे ना 370 या 35A जम्मू कश्मीर, ये तो अब हट गया है। कब हटा था? 31 अक्टूबर 2019 को ये डिलीट हो गया था, यूटी बन गया अब वो। तो इसके अलावा भी एक और आर्टिकल है 371A B C D मोर ओवर, जहाँ तक चलेंगे। इसमें कुछ एक स्टेट्स आते हैं स्पेशल स्टेटस। अगर हिमाचलीज देख रहे हो ना तो आर्टिकल 118 धारा 118 अच्छे से कर लेना, और ये अंडर आर्टिकल 38A आता है अगर कोई हिमाचली इस वीडियो को देख रहा हो। ये ज़रूरी है, हिमाचल के पास भी स्पेशल स्टेटस है क्योंकि यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है। तो 371 आर्टिकल में अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र सॉरी गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, सेवन सिस्टर्स, एचपी एंड यूके, इन सब के पास स्पेशल स्टेटस है। स्पेशल स्टेटस की आप इन जगहों पे जा तो सकते हो, रह सकते हो, बट आप यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो। जैसे जम्मू में था वैसा ही यहाँ पे है। बस एक ही चीज़ यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस था कि जम्मू के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था और इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट के तहत ही चलते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ 22nd सेक्टर, भाई 22 सेक्टर में मार्केट जाते हो ना शास्त्री मार्केट, तो लड़कियां वहाँ पे शॉर्ट्स पहन के चलती हैं या नहीं? तो इसका मतलब ही है शॉर्ट टाइटल। ये आपके 22 पार्ट्स थे। अब 22 पार्ट्स में मैं आपको आई जस्ट होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आप कुछ चीज़ें लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ से बाहर कोई भी पार्ट में कोई भी चीज़ नहीं छूटी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं पार्ट फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट पार्ट के लिए
जो मैं नेम स्टेट्स या फिर टेरिटरी लिखता हूँ, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये फर्स्ट से लेके फोर्थ आर्टिकल। अब कई बार जो आजकल बहुत ट्रेंड चला है कि नाम बदले जा रहे हैं जिधर के भी, फैजाबाद, अयोध्या, रायपुर, अटल नगर, अभी रोहतांग का नाम भी बदला गया, अटल रोहतांग टनल हिमाचलियों के लिए स्पेशली। तो कौन सा आर्टिकल है जो इनको नाम बदलने के लिए कहता है? तो आर्टिकल 3 कहता है कि आप नाम बदल सकते हो। आर्टिकल 3 जो है नाम बदलने के लिए है, सिंपल मेजोरिटी से ये काम हो जाते हैं। सेकंड, सिटीजनशिप। भाई आप इंडिया में रह रहे हो तो आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप होएगी। तो सिटीजनशिप के जो है ना 5 से लेके 12 तक आर्टिकल्स जो है सिटीजनशिप के आते हैं। और सिटीजनशिप एक्ट जो है ना 1955, एनआरसी सीएए का दौर चल रहा है, तो यही एक चीज़ है, ये बहुत बारी अमेंड हो चुका है। इस पे भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा क्योंकि करंट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ थर्ड की, भाई आप सिटीजनशिप हो तो आपके पास कुछ एक राइट्स भी तो होंगे, फंडामेंटल राइट्स। सॉरी यहाँ पे 11 है, 5 से 11। तो फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो 12 से लेके 35 तक होंगे। फंडामेंटल राइट्स पहले आपके पास 7 थे, अभी 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 में, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं फंडामेंटल राइट्स पे वीडियो बनाऊंगा। भैया आपके लिए अगर राइट्स हैं आपकी, तो आपके लिए कुछ एक पॉलिसीज़ भी तो होंगे, डीपीएसपीज, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ क्योंकि यहाँ से आर्टिकल्स पूछता है पब्लिक सर्विस कमीशन भी और यूपीएससी भी, कौन कौन से गांधीयन है, लिबरल है, सोशल आर्टिकल्स इसमें, तो हर चीज़ के बारे में पूछता है। अब अगर मैं बात करूँ फोर्थ का ए पार्ट, फोर्थ का ए पार्ट कहता है कि आपकी कुछ एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आती हैं वो अंडर 51A आती हैं। फिर आ जाते हैं हम फिफ्थ पार्ट, मोदी साहब, यूनियन गवर्नमेंट। 52 आर्टिकल से लेके 151 तक यूनियन गवर्नमेंट के आर्टिकल्स आते हैं, चाहे वो कैग हो, अटॉर्नी जनरल हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंट या खुद प्राइम मिनिस्टर हो, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो। अब अगर मैं बात करूँ सिक्स्थ, तो ये स्टेट के साथ करता है डील। और स्टेट के आर्टिकल्स जो हैं वो 152 से लेकर के 237 तक जो है ये आर्टिकल स्टेट के साथ चलते हैं। सेवेंथ शेड्यूल डिलीटेड, स्टेट के साथ करता था, कब किया था ये आपको पता होना चाहिए। अगर अब मैं बात करूं आठवां, भाई यूटी जा रहे हो आप, यूटी के साथ जो आर्टिकल्स करते हैं ना 239 से लेकर के 241 तक चलता है। नाइन्थ पंचायत, पंचायत के लिए आर्टिकल 243, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, तो ये ABCXZT तक चलता है, तीनों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तक। अब अगर मैं बात करूं 10th शेड्यूल, भाई शेड्यूल एंड ट्राइबल्स, कहीं शेड्यूल SC ST ट्राइब्स तो नहीं हो आप। 244 आर्टिकल एंड 244A आर्टिकल्स इसमें आते हैं। 11वां, भाई कहाँ के हो आप, स्टेट के हो, किधर जा कर के रह रहे हो, रिलेशन बिटवीन स्टेट, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूटी। आर्टिकल 245 से लेके 263 तक जो है ना पार्ट 11 में आ रहे हैं। रुक रुक करूँ मैं पार्ट 12, पार्ट 12 की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस, पीजीआई जा रहे हो भाई, फाइनेंस पैसा तो लगेगा ही। 264 से लेकर के आर्टिकल 300A तक जा कर के फाइनेंस के आर्टिकल्स हैं। तो फाइनेंस का जो आर्टिकल है आपको एक ही याद रखना है, आर्टिकल 280, ये ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंस के लिए, ये एक आर्टिकल जो कि क्वेश्चंस में पूछा जाता है छोटे लेवल के एग्जाम्स में। 13, भाई ट्रेड करोगे आप सेक्टर 13 में जा कर के, 301 से लेकर के 307 आर्टिकल्स। 14th आर्टिकल क्या कहता है कि यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन की आप तैयारियां कर रहे हो, 308 से लेके आर्टिकल 323। फिर 14th का ए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इसके लिए 330A आता है। बात करूँ मैं इलेक्शंस की, 324 से लेकर के 329 तक जो है इलेक्शन से आता है। रिमेंबर आर्टिकल 326, राइट टू वोट,
राइट टू वोट। यहाँ से एक चीज़ पूछ रहा हूँ मैं आपको कि एज लिमिट जो थी पहले इलेक्शंस और वोट करने का, वो 21 था, 21 साल था, लेकिन इसे 18 साल कब करा गया था? ये किया गया था 69th अमेंडमेंट 1989 में। ये किया गया था टी.एन. शीनन। ये नाम याद रखना, क्योंकि इनकी अभी हाल में ये वफात हुई है इनकी, अभी रिसेंटली ये मरे हैं। तो इस करके ये चीज़ न्यूज़ में है कि 21 से लेके 18 की जो वोटिंग एज करी थी वो किन्होंने करी थी और कौन सी अमेंडमेंट थी? 69th अमेंडमेंट 1989 था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर अब मैं बात करूँ एससी और एससी एसटी रिप्रेजेंटेशन, एंग्लो इंडियंस रिप्रेजेंटेशंस, तो ये जो आर्टिकल्स हैं वो करते हैं 330 से लेकर के 342 तक। 17 भाई ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए 343 से लेकर के 351 आर्टिकल। पार्ट 18 इमरजेंसी लग रही है भाई सेक्टर 18 में। इमरजेंसी 352 से लेकर के 360, तीन टाइप की इमरजेंसीज होती हैं, आपको पता होना चाहिए। नेशनल, स्टेट एंड थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल। इंडिया में कभी फाइनेंशियल लगी नहीं है, याद रखना। बाकी जब मैं इस पे टॉपिक लेके आऊँगा तो आपको पूरे अच्छे से करवाऊँगा ये मैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्रिमिनल्स जो है 37 में, CRIMI, क्रिमिनल्स जो है ना 361 से लेके 367 तक इन्हीं के साथ डील करते हैं। बट रिमेंबर 361 आर्टिकल क्या कहता है? इंडिया में जो है ना सिर्फ एक गवर्नर, स्टेट के गवर्नर और प्रेसिडेंट को छोड़ करके, अगर ये अपने टेन्योर में कोई भी गलत काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जब तक इनका टेन्योर रहेगा, जब तक ये अपने यहाँ पार्लियामेंट रिमूव नहीं करता इन्हें इनके ऑफिस से, तब तक इन पे कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। ये चीज़ का सिर्फ बेनिफिट मिलता है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, आर्टिकल 361 के तहत, जो आपको पता होना चाहिए। अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूँ जो हमने लिया था उसके लिए आर्टिकल 361 स्पेशल स्टेटस के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो आर्टिकल्स जो चलते हैं हमारे 369 से लेकर के 392, लड़कियाँ शॉर्ट्स पहन के चलती हैं भाई, 393 से लेकर 395। आई जस्ट होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा बुरा जो भी होगा, रिव्यूज़ आप कमेंट में दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आप दिल का सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। थैंक